तो भारत के विदेश संबंध, भारत चीन संबंधों में सुधार की पहल 1962 के बाद भारत चीन संबंधों को 1976 में राजनयिक संबंध बहाल कर शुरू किया गया। 1962 की बात ये बता रहा है। 1962 के बाद, 1962 के बाद क्या हुआ था ऐसा? रेड, क्योंकि 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ और 1962 में एक तरह से हमारे राजनयिक संबंध खत्म हो गए। राजनयिक संबंध खत्म होने का तात्पर्य क्या है? कई बार आप ये देखते होंगे न्यूज वगैरह में कि उन्होंने अपने राजदूत वापस बुला लिए, दूतावास को तलब कर लिया। तो इस तरह की जब चीन ने आक्रमण किया भारत के ऊपर तो राजनयिक संबंध एक तरह से खत्म हो गए। दोबारा ये शुरू कब हुए? 1976 में राजनयिक संबंध बहाल कर शुरू किया गया। 1979 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे बाद में प्रधानमंत्री बने, उस समय क्या थे? विदेश मंत्री थे। तथा श्री राजीव गांधी ने 1962 के बाद पहले प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा की। यानी इससे पहले कोई ऐसा हमारा प्रधानमंत्री नहीं था जिसने चीन की यात्रा की हो। राजीव गांधी के लिए बताया है कि मतलब 1962 के युद्ध के बाद, उससे पहले तो जवाहरलाल नेहरू ने यात्रा की थी चाउ एन लाई के साथ में, पंचशील का जो समझौता है वो किया था। तो ये कह रहा है कि भाई विदेश मंत्री एक तो अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे राजीव गांधी 1962 के बाद पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने चीन की यात्रा की। परंतु चीन के साथ व्यापारिक संबंधों पर भी ज्यादा चर्चा हुई। 2003 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा की, जिसमें प्राचीन सिल्क रूट, ये 10th क्लास की अभी जो वर्तमान में एनसीईआरटी की बुक चल रही है ना सामाजिक विज्ञान की, उसमें बता रखा है सिल्क रूट कौन सा था? रेशम मार्ग, जिसके द्वारा चीन का जो रेशम है उसको निर्यात किया जाता था। तो नाथुला दर्रा, ये दर्रा ही लिखा है, नाथुला दर्रा को व्यापार के लिए खोलने पर सहमति हुई, जो 1962 से बंद था। 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ उसी समय इसको नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था। यह खोलने के बाद इससे यह मान्यता भी मिली कि चीन सिक्किम को भारत का अंग मानता है। पहले तो क्या था? अरुणाचल प्रदेश और दूसरा सिक्किम, दोनों क्षेत्रों के ऊपर चीन अपना दावा जताता रहा था। उसके बाद ये जब नाथुला दर्रा खोलने वाली जो बात, इसको सहमति हुई इस मामले के ऊपर, तो ये सिक्किम को, जैसे भारत ने तिब्बत को चीन का अंग स्वीकार कर लिया, उसी तरह से चीन ने सिक्किम को भारत का अंग स्वीकार कर लिया। यानी अब यह था कि भाई हम ये मानते हैं, आपको एक तरह से राजनीतिक रूप से मान्यता देते हैं कि सिक्किम आपका हिस्सा है। भारत तथा चीन के विवादों को सुलझाने के लिए उठाए गए कदम। चीन और भारत सीमा विवाद सुलझाने के लिए प्रयत्नशील हैं। सन 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत का दौरा किया। इसमें मुख्य समझौता कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु वैकल्पिक सुगम सड़क मार्ग खोलना था। कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर क्यों जाते हैं लोग? क्या है वहां पर? कैलाश मानसरोवर में तीर्थयात्री जाते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। एक तो स्थान अमरनाथ यात्रा का जो श्रीनगर में स्थित है, और कैलाश मानसरोवर वर्तमान में कहां स्थित है? चीन में है। तो भारत सरकार ने यह आग्रह किया कि जिस रास्ते से जो तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं उसकी बजाय एक वैकल्पिक रास्ता और भी है, जहां यदि सड़क बना दी जाए, क्योंकि वो चीन का क्षेत्र है, तो सड़क बनाने के लिए किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? चीन की अनुमति। तो कह रहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु वैकल्पिक सुगम मार्ग खोलना था। मई 2016 में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी चीन यात्रा पर गए हैं। यह यात्रा चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के आतंकवादी अजहर मसूद के पक्ष में वीटो करने तथा परमाणु आपूर्ति समूह एनएसजी द्वारा यूरेनियम की भारत को आपूर्ति करने से पहले चीन द्वारा भारत को एनपीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करने जैसे जटिल मुद्दों की छाया में हो रही है। 3 विवाद एक साथ इसने बताए यहां पर। पहली बात क्या बताई? अजहर मसूद, अजहर मसूद, मौलाना
मसूद या मौलाना मसूद अजहर। ये आतंकवादी, एक वो चर्चा चली थी ना, वो काठमांडू से एक प्लेन को हाईजैक किया गया था, इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को। तो उस वो जो हाईजैक हुआ उसमें इस मौलाना मसूद अजहर को भारत सरकार के द्वारा रिहा किया गया। और जब किया गया, इसको रिहा करने के बाद में भी ये आतंकवादी वारदात में शामिल रहा, जिसके बाद में मुंबई के ताज होटल पर हमला है या हमारे देश की संसद के ऊपर हमला है, उसमें इसके आतंकवादी संगठन का नाम आया। तो भारत ने यह कहा कि भाई क्यों नहीं इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। भारत ये प्रस्ताव लेकर के पहुंचा संयुक्त राष्ट्र संघ के पास में, और सुरक्षा परिषद में जब ये प्रस्ताव आया तो इस प्रस्ताव पर चीन ने वीटो पावर को काम में लिया, निषेधाधिकार। यानी अगर चीन इसके ऊपर वीटो पावर काम में नहीं लेता तो मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जा सकता था। लेकिन चीन को एक तरह से ये पाकिस्तान का दबाव हम मान सकते हैं कि भाई पाकिस्तान ने उसको कहा होगा ऐसा कि भाई ये जो आतंकवादी है मौलाना मसूद अजहर, इसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित नहीं किया जाए। और तीसरी बात जो आई है ये है एनएसजी द्वारा यूरेनियम। यूरेनियम किस काम में आता है? परमाणु ऊर्जा के काम में आता है। तो एनएसजी यूरेनियम की आपूर्ति तभी करेगा जब भारत एनपीटी, नॉन प्रोफिपेलेरेशन ट्रीटी, यानी परमाणु से संबंधित ये संधि है, इस एनपीटी पर यदि भारत हस्ताक्षर कर देता है तब उसको यूरेनियम की आपूर्ति की जाएगी। लेकिन भारत ने, क्योंकि भारत शुरुआत से इस परमाणु संधि को एक तरह से विरोधाभासी मान रहा है, तो भारत ने एनपीटी पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो ये तीन मुद्दों पर यह कह रहा है कि प्रणब मुखर्जी ने इन तीन मुद्दों की छाया में चीन की यात्रा की। भारत तथा चीन के विवादों को सुलझाने के लिए कुछ कदम उठाए गए। चीन और भारत सीमा विवाद सुलझाने के लिए प्रयत्नशील हैं। सन 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत का दौरा किया। इसमें ये तो वही आ गया दोबारा, भारत के मध्य देखो ये आया डोकलाम, तुम्हें लिखवाया भी गया था शायद। भारत व चीन के मध्य डोकलाम क्षेत्र में सैनिक तनातनी 16 जून 2017 को शुरू हुई थी। दोनों देशों के आपसी कूटनीतिक प्रयासों से यह सैन्य तनातनी 28 अगस्त 2017 को समाप्त हो गई। हाल ही में चीन द्वारा भारत की ओर से निरंतर की जाने वाली मांग को मानते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी गई, जिसे भारत चीन संबंधों के मध्य सुधार के रूप में देखा जा सकता है। यानी पहले तो सुरक्षा परिषद में इसने रोक लगा दी थी, वीटो को काम में लिया, लेकिन ये दो सुधार आए। एक तो डोकलाम का सुधार, डोकलाम विवाद हुआ था 2017 में। डोकलाम है कहां वर्तमान में? डोकलाम है भूटान में स्थित है। भारत का नक्शा अगर देखते हैं तो इसको वो चिकन नेक बोलते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र से जो भारत का क्षेत्र जुड़ा हुआ है। तो वो डोकलाम में क्या था, चीन सड़क निर्माण करना चाहता था। यदि चीन वहां सड़क निर्माण करता तो भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए वो खतरा साबित होती। इसलिए डोकलाम में दोनों में झड़प हुई। अब सेना में वहां गोलीबारी तो होती नहीं है, वो एक तरह से युद्ध प्रस्ताव का उल्लंघन है। तो गोलीबारी नहीं हुई, केवल वैसे ही आपसी झड़प हुई। झड़प होने के बाद में दोनों देशों की सरकारों ने मिलकर के उस विवाद को सुलझाया। और दूसरी जो बात है मसूद अजहर की, कि इसे भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। तो ये दोनों प्रयास भारत के और चीन के बीच में संबंधों की सुधार के रूप में देखे जा सकते हैं। भारत चीन का एक और था कल, वो हम्बनटोटा ब्रिज का, वो बंदरगाह का, वो लिख लिया होगा ना। हाँ, एक वो हम्बनटोटा का है कि हम्बनटोटा बंदरगाह है, कहाँ का है? श्रीलंका का। श्रीलंका ने चीन से कर्जा ले रखा था, समय के ऊपर उसको नहीं चुका पाने के कारण से श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह लीज के ऊपर 99 साल की लीज के ऊपर चीन को दे दिया। चीन को देने के बाद में भारत ने इसके ऊपर अपना विरोध दर्ज करवाया। एक वो उसका युद्ध पोत क्या, वो खोजी अभियान बता रहा है। और युआन वांग 5 ये जो पोत है ये वहां पर तैनात है हम्बनटोटा में। और भारत ने आपत्ति इसलिए दर्ज करवाई है क्योंकि ये युआन वांग 5 के माध्यम से चीन 750 किलोमीटर तक के क्षेत्र की निगरानी कर सकता है, या कह सकते हैं कि वो जासूसी कर सकता है। लेकिन ये भारत की आपत्ति किसी काम की नहीं आई।
और 11 अगस्त को ये युवान वांग 5 की तैनाती वहां पर हम्बनटोटा बंदरगाह पर कर दी गई है। अब देखते हैं भारत और पाकिस्तान के संबंध। भारत विभाजन 1947 द्वारा पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध शुरू से ही कड़वे रहे। कश्मीर मुद्दे पर 1947 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच छाया युद्ध छिड़ गया। इसी छाया युद्ध में पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े भाग पर अनाधिकृत कब्जा जमा लिया। सरक्रीक रेखा, सियाचिन ग्लेशियर, सीमा पार आतंकवाद और कश्मीर दोनों के मध्य विवाद के मुख्य कारण हैं। 4 कारण इसने बताए हैं। पहला इसने क्या बताया है? सरक्रीक रेखा। दूसरा सियाचिन ग्लेशियर, ये भी पाकिस्तान के वो पीओके में स्थित है। और सीमा पार आतंकवाद और कश्मीर दोनों के मध्य विवाद के मुख्य कारण है। ये नेक्स्ट वो उसमें लिख लेना तुम दोबारा। सिंधु नदी जल संधि 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में दोनों के बीच सिंधु नदी जल संधि की गई। इस पर पंडित नेहरू और जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। विवादों के बावजूद इस संधि पर ठीक ठाक अमल रहा है। कई ऐसे मौके आए जब भारत और पाकिस्तान के बीच, चाहे वो बारामूला में या उरी सेक्टर में या पुलवामा में आतंकवादी हमले हुए, लेकिन कभी भी इस संधि के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। जो समझौता हुआ है वो सुचारू रूप से सिंधु नदी जल संधि का अभी तक वर्तमान तक चल रहा है। पाकिस्तान का भारत पर हमला 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इस समय भारत में अकाल की स्थिति भी थी। हमारी सेना लाहौर के नजदीक तक पहुंच गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के हस्तक्षेप से युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद में कौन सा समझौता हुआ? ताशकंद समझौता। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, जिसमें भारत की ओर से श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। मुख्य बात इसमें यह नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने। फिर इस नारे को ही हमारे एक प्रधानमंत्री हुए श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उसमें एक चीज और जोड़ी इन्होंने, पता है? जय जवान जय किसान। और जब वो परमाणु परीक्षण किया था ना 1998 में 11 और 13 मई को, तब उन्होंने कहा जय विज्ञान। ये भाई आज तक हम ये मानते आ रहे थे कि देश की प्रगति में जय जवान का मतलब काफी योगदान है देश के सैनिकों का, और दूसरा देश के किसानों का, और तीसरा उन्होंने क्या किया कि विज्ञान का भी एक चमत्कार है जिसके बलबूते के ऊपर हमने टेक्नोलॉजी को प्राप्त किया है, परमाणु परीक्षण किए हैं। तो जय विज्ञान शब्द किसने जोड़ा? अटल बिहारी वाजपेयी ने। 20 वर्षीय मैत्री संधि 1971 में किसके बीच हुई? सोवियत संघ और भारत के बीच। पाकिस्तान को चीन तथा अमेरिका से मदद मिली। इस स्थिति में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। और इसी संधि को किए जाने के बाद में यह अंदेशा कई देशों को हुआ कि भारत का झुकाव किस तरफ हो रहा है? सोवियत संघ की तरफ, यानी भारत जा रहा है समाजवाद की तरफ। ये 20 वर्षीय संधि क्यों किए हस्ताक्षर श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ? क्योंकि पाकिस्तान चला गया था अमेरिका के खेमे में, इसलिए भारत को भी लाजमी था कि वो सोवियत संघ के खेमे में जाकर के अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। 1971 का युद्ध हुआ। 1971 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पूर्णव्यापी युद्ध छेड़ दिया। भारत विजयी हुआ। पाकिस्तानी सेना ने 90,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1971 में। 1971 से पहले बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। 1971 से पहले बांग्लादेश जाना जाता था पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। और वर्तमान पाकिस्तान को क्या कहते थे? वर्तमान पाकिस्तान था पश्चिमी पाकिस्तान।
पश्चिमी पाकिस्तान। ये वर्तमान पाकिस्तान और ये वर्तमान बांग्लादेश। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ कौन से युद्ध के बाद में? 1971 में जो युद्ध हुआ उसके बाद शिमला समझौता हुआ। 1965 में जो युद्ध हुआ उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ। तो शिमला समझौता, इस पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। कारगिल वो ताशकंद समझौता जो है उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जनरल अयूब खान। अयूब खान कौन से समझौते में? ताशकंद समझौते में। और भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री। और शिमला समझौते में पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी। फिर चौथा जो संघर्ष है यह है कारगिल संघर्ष। 1999 में भारत ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने की पहल करते हुए दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की। इससे पहले दिल्ली लाहौर के बीच में कोई बस नहीं चलती थी। संबंध सुधारने का मतलब यह था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री भारत में थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय नवाज शरीफ थे। तो उनका एक समझौता हुआ कि यात्री आसानी से आवागमन करें, एक देश से दूसरे देश में चले जाएं। तो ये लाहौर बस सेवा शुरू की, परंतु पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कारगिल संघर्ष छेड़ दिया। कारगिल में अपने को मुजाहिदीन कहने वालों ने सामरिक महत्व के कई इलाकों, कौन कौन से इलाके थे, जैसे द्रास, मास्को, वतालिक आदि पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने बहादुरी से अपने इलाके खाली करा लिए, यानी कारगिल युद्ध में विजयी हुए। पाकिस्तान के साथ अभी तक अगर हम माने तो पहला संघर्ष हुआ 1947-48, दूसरा हुआ 1965, तीसरा 1971 और चौथा जो है 1999। और चारों में ही भारत विजयी रहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भारत यात्रा तथा भारतीय प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री लिखा है यहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए की गई। लेकिन पाकिस्तान की ओर से सीज फायर, ये क्या होता है? सीज फायर का मतलब सीज फायर का मतलब जब आपस में गोलीबारी बंद हो जाए उसको कहते हैं सीज फायर। फिर कहते हैं सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, ऐसा फ्लैग मीटिंग होती है दोनों सेनाओं के बीच में, तो ये कहा जाता है कि भाई सीज फायर हो गया, अब इसलिए कोई भी झड़प होगी उसमें गोलीबारी नहीं की जाएगी। ये कह रहा है कि सीज फायर का उल्लंघन व आतंकी घुसपैठ की कार्रवाई ने दोनों देशों के संबंधों में कटुता बनी रही। 2016 का आतंकी हमला, एक उरी नाम की जगह है कश्मीर में, और यहां सेना मुख्यालय पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए आतंकी हमले ने तथा जवाब में भारत की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई ने दोनों देशों के मध्य कटुता को और अधिक बढ़ा दिया। उरी सेक्टर में जो हमला हुआ उसके बाद में भारत ने क्या किया? भारत का क्या जवाब रहा उसके खिलाफ? सर्जिकल स्ट्राइक का नाम सुना होगा ना तुमने, तो सर्जिकल स्ट्राइक की। हाँ, अच्छा वो मूवी है, मूवी का तो खैर वो उसी के ऊपर बनी होगी वो है। मूवी के बारे में तुम्हें तुरंत याद आ जाता है, क्यों? प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भारतीय यात्रा तथा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
पाकिस्तान यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए की गई। सीज फायर का उल्लंघन हुआ इसमें, और इसके बाद में क्या दिया इसने, उरी का हमला। नेक्स्ट 2019 का आतंकी हमला। जनवरी 2019 में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों पर पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा आत्मघाती हमला किया गया, जिसके जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई कार्रवाई ने दोनों देशों के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न की। इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान को सन 1996 में दिया सर्वाधिक वरीय राष्ट्र का दर्जा भी छीन लिया है। सर्वाधिक वरीय राष्ट्र का मतलब हम सबसे ज्यादा वरीयता देते हैं तुम्हें। तो कुछ राष्ट्रों को, हर देश दूसरे देशों को इस तरह की वरीयता दिया करते हैं, तो ऐसे ही भारत ने भी पाकिस्तान को यह वरीयता दे रखी थी। कौन सी? MFN, यानी सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र। ये कब छीन लिया गया? 2019 के आतंकी हमले के बाद। भारत का परमाणु कार्यक्रम। मई 1974 में पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। फिर मई 1998 में 11 और 13 मई 1998 में पोखरण में ही भारत ने 5 परमाणु परीक्षण कर स्वयं को परमाणु संपन्न घोषित कर दिया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर स्वयं को परमाणु शक्ति घोषित कर दिया। इन परीक्षणों के कारण क्षेत्र में एक नए प्रकार का शक्ति संतुलन बन गया। दोनों देशों पर अमेरिका सहित कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। आर्थिक प्रतिबंध लगाने का मतलब कि भाई अब कोई ऋण वगैरह उपलब्ध नहीं करवाएंगे। अमेरिका ने भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए, और अमेरिका के साथ साथ अन्य जो यूरोपीय देश थे उन्होंने भी, दोनों पे ही लगाए, पाकिस्तान पर भी और भारत पर भी। तो दोनों देशों ने ये प्रतिबंध लगाए। भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि NPT दिया था ना पिछले, वो उसमें आया था NPT, ये वही थी परमाणु अप्रसार संधि। और इसके साथ व्यापक परमाणु परीक्षण संधि कौन सी है? CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि भारत इन्हें भेदभावपूर्ण मानता है। और भेदभावपूर्ण क्यों मानता है? क्योंकि भारत का यह मानना है कि जो देश पहले से परमाणु शक्ति संपन्न है उन्होंने तो परमाणु शक्ति प्राप्त कर ली है। अब आने वाले समय में अगर हमसे इसके ऊपर हस्ताक्षर करवाए गए तो हम तो परमाणु के मामले में कोई भी रिसर्च आगे नहीं कर पाएंगे। परमाणु का मतलब ये नहीं होता है कि केवल एक देश दूसरे देश पर हमला करेगा और वो जापान की तरह, जैसे जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर वो परमाणु बम गिराए गए। परमाणु ऊर्जा कार्यों में भी काम में आता है, परमाणु चिकित्सीय कामों में भी आता है। कई लोग, ये हम नहीं कहते, भारत ने 1998 में जो परमाणु परीक्षण किए तो उस समय भारत का मानना यह था कि भाई हम शांतिपूर्ण कार्यों में अपने ये परमाणु परीक्षण किए हैं। तो शांतिपूर्ण कैसे करेंगे? शांतिपूर्ण का मतलब युद्ध के अलावा अन्य क्षेत्रों में यदि परमाणु को काम में लिया जाता है, इसका मतलब वो शांतिपूर्ण क्षेत्रों में काम में लिया जा रहा है। तो भारत इनको इसलिए भेदभाव मानने का मुख्य कारण इसने ये बताया कि जिन देशों ने परमाणु शक्ति प्राप्त कर ली है वो तो हस्ताक्षर कर देंगे इसके ऊपर, उन्हें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अन्य देश जो परमाणु शक्ति से संबंधित कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं, वो यदि इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए तो वो आगे इस तरह का रिसर्च नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारत इसको भेदभावपूर्ण मानता है। भारत की परमाणु नीति क्या है? भारत, ये देखो यहां दिया है कि केवल शांतिपूर्ण कार्यों हेतु परमाणु शक्ति का प्रयोग करेगा, युद्ध के लिए प्रयोग नहीं करेगा। किसके लिए करेगा? केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए प्रयोग करेगा। भारत अपनी सुरक्षा तथा आवश्यकता अनुसार परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा। भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। यानी अगर मान लो किसी देश के साथ युद्ध की स्थिति आती भी है तो युद्ध की स्थिति आने के बाद भारत कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करेगा कि अपनी तरफ से वो परमाणु बमों का प्रयोग करे या उनको काम मिले। यदि हाँ भारत को उकसाया जाता है या भारत के किसी क्षेत्र के ऊपर परमाणु कार्रवाई की जाती है, तब भारत उसका जवाब किसके रूप में देगा? परमाणु हथियार के रूप में देगा। तो परमाणु हथियारों को प्रयोग करने की शक्ति सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता के हाथ होगी। भारतीय विदेश नीति के बारे में राजनीतिक दल थोड़े बहुत मतभेदों के अलावा राष्ट्रीय अखंडता, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हितों के मसलों पर सहमति है। ये थोड़ा बहुत इसने दिया है कि भाई थोड़े बहुत मतभेदों के अलावा, हो सकता है किसी मामलों में राजनीतिक, चाहे भारत का ही नहीं किसी भी देश के परिप्रेक्ष्य में हम ये देखें तो हर देश में राजनीतिक गतिरोध चलता ही रहता है। अभी वर्तमान में ब्रिटेन में चल रहा है, ये प्रधानमंत्री आगे कौन बनेगा। तो इस तरह के राजनीतिक गतिरोधों को यदि छोड़ दिया जाए तो इनके अलावा ये कह रहा है कि भाई राष्ट्रीय अखंडता के मामले में या अंतरराष्ट्रीय
सीमा रेखा की सुरक्षा तथा तीसरा राष्ट्रीय हितों के मसले पर व्यापक सहमति है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल इन बातों के ऊपर तो कम से कम वो एक होते हैं। अन्य अंदरूनी मामले आंतरिक परिप्रेक्ष्य में हो सकता है कोई मुद्दों के ऊपर उनमें विरोधाभास हो, लेकिन इन मामलों के ऊपर किसी तरह का विरोधाभास उनमें नहीं है। 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विदेश नीति का निर्माण अमेरिका द्वारा पोषित उदारीकरण और वैश्वीकरण को ध्यान में रखकर किया जाने लगा तथा क्षेत्रीय सहयोग को भी विशेष महत्व दिया गया। उदारीकरण क्या है? उदारीकरण का मतलब पूंजीवाद, यानी अर्थव्यवस्था में यदि कोई उदारवाद लेकर के आएगा तो इसका सीधा सा तात्पर्य क्या है कि वो पूंजीवाद लेकर के आ रहे हैं। चीन में देखा कि वो देंग शाओपिंग ने वो ओपन डोर सिस्टम अपनाया, तो उदारवाद लाने का मतलब सीधा सा कि भाई कोई भी देश आयात निर्यात के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाएगा, आसानी से मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था लागू करेंगे, तो उसे उदारवाद के नाम से जानते हैं। और दूसरा वैश्वीकरण, कि अब ग्लोबलाइजेशन, विश्व जो है, एक घटना कोई भी मान लो किसी क्षेत्र में होती है तो तुरंत उसका प्रभाव दूसरी जगह के ऊपर पड़ता है। हमें पता भी लग जाता है कि भाई अमेरिका में क्या घटना हो रही है, कहाँ महंगाई है, कहाँ शासन व्यवस्था कैसी चल रही है, श्रीलंका में आर्थिक संकट चल रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये वैश्वीकरण के अंतर्गत आती है, यानी विश्व का एकीकरण, विश्व एक हो रहा है। एक तरह से हम विश्व ग्राम की संज्ञा विश्व को दी जाने लगी है कि जैसे गांव में घटनाएं होती हैं, सब लोग एक दूसरे से परिचित होते हैं, उनको पता लगता है, वैसे ही अब वैश्विक घटनाओं का पता आसानी से लगता है। संचार के माध्यम से मान लें, यातायात के परिप्रेक्ष्य में मान लें, या लोगों के आवागमन के मामले में मान लें, ये सारी चीजें वैश्वीकरण को प्रभावित करती हैं। तो इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण को समझा जाता है। हो गया पूरा।